बागियों की दुनिया से पहले तो एक पत्रकार और फिर एक लेखक के रूप में मेरा पुराना सिलसिला रहा है, जिसको कहते हैं सोशल बैंडिट्स, जो दस्यु नहीं हैं, जिनको समाज की स्वीकृति प्राप्त है। कानून की नज़र में वो अपराधी हैं, कानून की नज़र में वो दस्यु हैं, लेकिन समाज की नज़र में वे बागी हैं और उनके रहनुमा हैं। सबसे पहले सोशल बैंडिट का टर्म सबसे पहले एरिक हॉब्सबैम ने उपयोग में लाया था, और एरिक की किताब प्रिमिटिव रिबेल्स, जो 1959 में 1959 में एक किताब आई थी, जिसमें एरिक बहुत तफसील से कहते हैं कि ये एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ क्लास स्ट्रगल था जिसने सोशल बैंडिटरी को जन्म दिया। समाज के आखिरी छोर से लटके हुए जद्दोजहद करते हुए वे लोग जो दमित थे, जो शोषण के शिकार थे सदियों से, जब उनका आक्रोश उभर कर आया और उनके उस आक्रोश का प्रतीक बनकर कोई एक बागी उभरा, वही सोशल बैंडिट था। एरिक हॉब्सबैम ने अपनी दूसरी किताब 1969 यानी अपनी पहली किताब के 10 साल बाद लिखी थी, जिसका नाम था बैंडिट्स, जो हम लोग बाद के दिनों में अपने भारत में जो द बैंडिट क्वीन फूलन देवी के बारे में फिल्म भी बनी थी, और जो बहमई हत्याकांड को लेकर फूलन देवी का नाम अचानक छा गया था कि कैसी दरिंदगी से बहमई में फूलन देवी ने कत्लेआम किया था। बाद के दिनों में फूलन देवी सांसद भी हुई थी। तो यह, जैसा कि एरिक हॉब्सबैम कहते हैं कि ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ क्लास स्ट्रगल था, समाज के उस प्रभु वर्ग के विरुद्ध उस दमित वर्ग का विद्रोह था यह, जो सोशल बैंडिटरी के फॉर्म में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आया, भारत में भी बढ़ चढ़ कर आया। जैसे इंग्लैंड में नॉटिंघम इलाके में रॉबिन हुड, बचपन से हम लोग रॉबिन हुड की कहानियां पढ़ते रहे हैं, और रॉबिन हुड का किस्सा है कि कैसे रॉबिन हुड के पिता की हत्या कर दी गई थी राजशाही के साये में, और प्रिंस जॉन वहाँ की जनता पर किस तरह दरिंदगी से वहाँ की जनता आम गरीबों से टैक्स वसूलता था। रॉबिन हुड ने इसके प्रतिकार के लिए विद्रोह किया, अपनी एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी बनाई और गुरिल्ले की तरह वह हमला करता था, जिससे बड़े सामंतों की जान आफत में रहती थी। रॉबिन हुड एक हीरो था। ये बहुत पहले की बात है, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में भी ये सोशल बैंडिटरी बहुत जोर शोर से उभरी। भारत का गरीब समाज जो बहुत दमित था, जो गांवों में बसता था, सामंती व्यवस्था में वो गरीब लगातार कुचले जाते थे, लगातार उनकी हत्याएं होती थी, लगातार उनका शोषण होता था। और इन्हीं में से बिहार के रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ पर बगावत का झंडा लहराने वाला था मोहन बिंद, जिससे 1985 के जनवरी माह में उस दुर्गम कैमूर पहाड़ पर जाकर मैंने मुलाकात की थी, साक्षात्कार लिया था मोहन बिंद का। मोहन बिंद पर, जैसा कि मैंने कहा, 1 लाख का इनाम बिहार सरकार ने घोषित कर रखा था, और किशोर कुणाल से लेकर डीएन गौतम जैसे जाबाज आईपीएस अधिकारी और बिहार पुलिस की पूरी ताकत झोंक कर रख दी गई थी। लेकिन कैमूर पर्वत पर 1 लाख का इनाम बिहार सरकार ने घोषित कर रखा था, और किशोर कुणाल से लेकर डीएन गौतम जैसे जाबाज आईपीएस अधिकारी और बिहार पुलिस की पूरी ताकत झोंक कर रख दी गई थी, लेकिन कैमूर पर्वत पर
विचरने वाला मोहन बिंद, जो उस इलाके में मोहन राजा के नाम से ख्यात था, वह सोशल बैंडिट था। मोहन बिंद ने मुझे अपने इंटरव्यू में कहा कि आप मुझे दस्यु नहीं कह सकते हैं, आप मुझे दस्यु लिखना भी मत, आप मुझे डाकू लिखना भी मत। मैं मलखान सिंह और रमेश शिकरवार की तरह नहीं हूं, जो अपहरण करते थे, हत्या करते थे अपने स्वार्थ में। मोहन बिंद ने कहा था, मुझे आज भी याद है, अपने उस साक्षात्कार में वर्ष 1985 में, कैमूर पहाड़ की उस अंधेरी रात को मैं याद करता हूँ, उस जंगल से भरी वह अंधेरी रात, वह जनवरी की रात, जब शीत भी कुछ इस तरह शीत की बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वर्षा हो रही हो। उस करकराती सर्द रात में अलाव जल रहा था और अपने पूरे गिरोह के साथ मैं बंदूक के जखीरे के मोहन बिंद का पूरा कि उनकी पूरी जमात वहां बैठी थी, चारों तरफ पहरा लग रहा था, सुरक्षा का घेरा था। और मोहन बिंद ने मुझे कहा कि मुझे रमेश शिकरवार से मेरी तुलना न करें, मलखान से न करें। मोहन बिंद ने कहा था, मुझे याद है कि रमेश शिकरवार ने तो 5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था, मैं कायर नहीं हूं, मैं बागी हूं। तो मोहन बिंद वो एक ऐसा सोशल बैंडिट था, एक ऐसा बागी था जो रोहतास के इलाके में, जिसका नाम सामंतों के लिए एक कंपन पैदा करता था। वह न धूल था, न धुआं था, न आग था, लेकिन वह एक कंपन था। मोहन बिंद का नाम एक कंपन था। अपने गांव मलाओं के जमींदार अवध दुबे की हत्या कर मोहन बिंद पहली बार जेल गया था, क्योंकि अवध दुबे का आतंक मलाओं बस्ती में बहुत ज्यादा था। और इस तरह अपने गांव के 2-3 और जुल्मियों का कत्ल कर मोहन बिंद ने पहली बार जेल यात्रा की थी। और जब उसके बाद मोहन बिंद जब जेल से निकला तो उसने कैमूर, दुर्गम कैमूर पर्वत की शरण ली, जिस कैमूर पर्वत पर उसकी मुलाकात ऐसे ही एक सोशल बैंडिट रामाशीष बिंद से हुई थी। रामाशीष बिंद का वह शागिर्द बना और उसके बाद रामाशीष बिंद की जब हत्या हुई तो उस जमात का वह मुखिया बना। और कैमूर पर्वत के और संपूर्ण रोहतास में लोग उसका नाम लेते थे मोहन राजा। एक अजीब सी दुनिया थी, एक दमन की दुनिया, जिस दमन की दुनिया से एक आग का शोला निकलता था। वो शोला था मोहन बिंद, जिसने दरगांव में एक साथ, रोहतास जिले के दरगांव में एक साथ तकरीबन 10 लोगों को मौत के घाट उतारा था। मोहन बिंद ने कहा कि हमारा समाज लगातार जुल्म और दमन झेलता रहा, यह अब और बर्दाश्त नहीं था। मोहन बिंद ने मुझसे कहा था कि हमारे इलाके में सामंत जिस तरह जुल्म और दमन कर रहे थे, वह अब और बर्दाश्त नहीं था। इसलिए हमने शस्त्र उठाया, इसलिए हमने इसका प्रतिकार किया। मोहन बिंद आखिर तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस की हसरत ही रह गई कि मोहन राजा को वो हथकड़ियों में जकड़ सके और फिर से जेल की सीखचों में डाल सके। वह एक अजीब सिलसिला था। दुर्गम पर्वत, कैमूर पहाड़, जिसके चप्पे चप्पे से मोहन बिंद वाकिफ था, और कैमूर पर्वतमाला जो उत्तर प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला से उसका ताल्लुक था, जुड़ता था, दोनों पहाड़, दोनों पर्वत, और उत्तर प्रदेश से बिहार तक वह मोहन बिंद का इलाका था। तकरीबन मोहन बिंद ने 1.5 दशक तक कैमूर पर्वतमाला पर अखंड राज किया था। और मोहन बिंद का नाम पूरे रोहतास अंचल के लिए, वहां के सामंतों के लिए, वहां के जुल्मियों के लिए, वहां के प्रभु वर्ग के लिए एक दहशत का पर्याय था। 80 का वह दशक, बिहार सरकार बुरी तरह बौखलाई हुई थी, परेशान थी बिहार की हुकूमत कि कैमूर के इस बागी को कैसे अपनी गिरफ्त में लिया जाए। 20 लाख रुपए 80 के उस दौर में
सरकार ने फूंक डाले थे, एक से एक जाबाज पुलिस अधिकारियों की वहां पोस्टिंग की थी, लेकिन मोहन बिंद की छाया को कोई छू नहीं पाया था। मोहन बिंद से जब मैंने लोमहर्षक दरिगांव में हुए हत्याकांड को लेकर सवाल किया कि दरिगांव में कैसे उन्होंने 10 लोगों को एक साथ कत्ल कर दिया, तो मोहन बिंद ने उसमें बताया कि हमारे मौसेरे भाई रामायण बिंद दरिगांव के थे। एक दिन उनके अलावे 2 और लोगों को साथ लेकर वहां के जमींदार केदार सिंह का लड़का अनिल सिंह शिकार खेलने के बहाने जंगल ले गया। गोड़िया बस्ती में शराब पिलाकर पहले रामायण बिंद का अनिल ने खून किया। शेष 2 आदमी भी जग गए। दोनों ने अनिल सिंह से विनती की कि मालिक हमको मत मारिए, लेकिन उन दोनों को भी मार डाला गया। सिर्फ एक 12 वर्ष का बच्चा बचा जो हत्यारों की नज़र में नहीं आया। उस बच्चे ने थाने पर हत्याकांड का आंखों देखा हाल बयान किया कि हत्या हुई कैसे, लेकिन इसके बावजूद कुछ हुआ नहीं है। विश्रामपुर, बड़ी और दरिगांव के सामंतों ने मेरे निर्दोष भांजे हरिशंकर बिंद, 2 भाई इंद्र बिंद, छांगुल बिंद तथा परशुराम बिंद की भी हत्या कर दी थी। मैं उन जुल्मियों की तलाश में पहुंचा। पता चला कि वे लोग गीता घाट में जुटने वाले हैं। मैंने अपने दल के लोगों को आदेश दे रखा था कि वे सब जहां मिले मार दो। इस तरह हमने सामंतों को उनके किए की सजा दी, मौत के घाट उतारा। कैमूर पहाड़ की उस दुर्गम रात में वर्ष 1985 में पेड़ों की घनी झुरमुट में, जहां उस कड़कड़ाती ठंड में अलाव जल रहा था और पूरे गैंग का पहरा चारों तरफ चल रहा था, मैंने मोहन बिंद से यह पूछा था कि कैमूर पर्वत पर आप आए कब? तो मोहन बिंद ने कहा, जेल से जब मैं निकला वही अवध दुबे के हत्याकांड में। मोहन बिंद पहली बार जेल गया था। वह सोशल बैंडिट, वह आउटलॉ। दरअसल ये जो सोशल बैंडिट्स हैं, इनके लिए एक और अल्फाज अंग्रेजी में प्रयुक्त किया जाता है, आउटलॉज, बैंडिट्स। तो मोहन बिंद ने कहा कि अवध दुबे हत्याकांड के बाद जब मैं जेल से निकला तो जीने के लिए कुछ करना जरूरी था, इसलिए अपने भाई इंद्रबिंद के नाम से बड़ी डुमरखार तक एक सड़क का ठेका 4-5 लोगों ने मिलकर लिया। हमारे साझेदारी में विश्रामपुर के दारोगा सिंह, देवन बिंद और दिवाली बिंद भी थे। अहिरौली के मुखिया जगदीश सिंह मेरे मित्र थे। उन्होंने ठेका दिलाने में मदद की थी, लेकिन बाद में उन्हें धमकाया जाने लगा कि मुझे ठेका उन्होंने क्यों दिलाया। सामंतों ने मुझे हर तरह से उस ठेके से हटाने की कोशिश की। मुप्पू सिंह ने बड़ी के कुछ बाबुओं को लेकर मेरी जान तक लेने की भी कोशिश की। ठेके में हमारा 30,000 रुपये का बिल भी बन गया था, लेकिन बिल का भुगतान कभी नहीं होने दिया गया। बाद में इंद्रबिंद की हत्या हो गई। कैमूर पहाड़ का जीवन उसके बाद ही शुरू हुआ। कैमूर पहाड़ पर आने के पूर्व यहाँ के लोग यह नहीं जानते थे कि चोरों और डकैतों को घेर कर कैसे मारा जाता है। यहाँ पहले काफ़ी चोरी डकैती होती थी। मेरे आते ही सबसे पहले यह बंद हुआ। धर्मदेव खरवार जो गिरोह चलाता था कैमूर पहाड़ पर, उससे भी मेरे मतभेद का यही कारण था। मैंने उसे साफ कहा कि तुम लोगों का अपहरण और चोरी डकैती बंद करो, लेकिन बाद में फिर भी जब वह यह काम करना उसने जारी रखा धर्मदेव खरवार ने, तो हमारी कई बार उससे मुठभेड़ भी हुई थी। मोहन बिंद उर्फ मोहन राजा में एक अजीब सी बात मैंने देखी। इतनी सारी हत्याओं का कसूरवार कानून की नज़र में माना जाने वाला वह बागी कभी अपने हाथ में बंदूक नहीं रखता था। वह अपने हाथ में सिर्फ एक स्टिक रखता था, एक अदद छड़ी, जबकि उसके गिरोह के पास कौन से ऐसे उस जमाने के अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। हथियारों का जखीरा था मोहन बिंद के पास, लेकिन मोहन बिंद कहता था कि अपने हाथ में हथियार मैं तभी थामता हूं जब किसी को ऊपर पहुंचाना होता है। और इसी सिलसिले में मोहन बिंद ने मुझे बताया कि सलमान गांव में एक खून हुआ था। वह खून एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसका गांव में काफ़ी दबदबा था। वह एक सामंत था। 15 दिन बाद जब मोहन बिंद को पता चला और यह अफवाह फैलाई गई थी
कि वह जो मरने वाला था वो सिर्फ कै दस्त करके मर गया, जबकि उसकी हत्या की गई थी। मोहन बिंद ने कहा कि मैंने उस हत्यारे को पकड़ के बुलवाया, मैंने कहा तुम अब तक कैसे बचे हुए हो, तुमने उस निर्दोष को मौत के घाट उतार दिया और तुम बच जाओगे यह सोचते हो। उसने कहा कि मैंने थानेदार को पैसा देकर, भरोसे में लेकर तब यह हत्या की। उस व्यक्ति को मोहन बिंद ने घोड़े पर लिटाकर बांधा रस्से से और एक चौकीदार गांव का साथ किया, एसपी के पास कहा ले जाओ इसको एसपी के पास। घोड़े से की पीठ से बंधा हुआ वह हत्यारा, वह सामंत एसपी के पास भेजा गया। मोहन बिंद ने भेजा था, लेकिन जब पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, आखिरकार मोहन बिंद ने उसे खत्म कर दिया। तो ये सोशल बैंडिट्री 80 के दशक से लेकर लगभग 1.5-2 दशक तक लगातार भारत में रही, अपने देश में रही, और जाने ऐसे कितने बागी मध्य प्रदेश के चंबल से लेकर और बिहार के कैमूर पर्वत से लेकर चंपारण के अरण्य तक में ऑपरेट करते रहे। ये आउटलॉज कुछ पुलिस की पकड़ में आए। चंपारण में जैसे ऐसे दस्युओं के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चला था, कुछ पकड़ में आए, कुछ पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले खत्म हो गए, बल्कि उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया कि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। और कैमूर पर्वत का वह बागी मोहन बिंद इसी तरह इस दुनिया से गया। जब पुलिस के संग एक मुठभेड़ में वह बुरी तरह घायल हो गया था, मुझे याद है उसके बाद भी जब मोहन बिंद के मरने की खबर मुझे मिली, क्योंकि मैं उन दिनों हिंदी पाक्षिक माया पत्रिका में, जो देश की एक बहुत ही नामी गिरामी हिंदी पत्रिका थी, एक न्यूज़ मैगजीन थी, उसमें काम करता था। और मोहन बिंद का वह इंटरव्यू जब माया में छपा था तो सारे देश में और हिंदी जर्नलिज्म में बिल्कुल तहलका समझ गया उस इंटरव्यू को देख करके, क्योंकि अब तक मोहन बिंद का इंटरव्यू किसी ने नहीं लिया था, बल्कि उससे मुलाकात ही किसी की नहीं हो पाई थी, किसी जर्नलिस्ट की। जब मैंने यह सुना कि मोहन बिंद अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं फिर से कैमूर पर्वतमाला पर गया। वहाँ लोगों से मैंने मुलाकात की, वहाँ के खरवार, बिरहोर, गरीब लोग, उन सब से मुलाकात की जो उसको अपना मसीहा मानते थे। उन लोगों ने जो वह आखिरी वाकया बताया तो सुनकर मैं रोमांचित हो गया। दरअसल उन लोगों ने कहा कि मोहन बिंद को उसके गिरोह के एक साथी ने, जो पुलिस का मुखबिर बन गया था, उसने एक रात धोखे में जब मोहन बिंद सो रहा था, बंदूक उठाकर मोहन बिंद पे गोलियां बरसाई। वह उसके गिरोह का सदस्य बनकर पुलिस की मुखबिरी कर रहा था और उसी पुलिस मुखबिर ने मोहन बिंद को खत्म किया। मोहन बिंद की जब सांस उखड़ रही थी तो मोहन बिंद ने अपने साथियों से कहा था मेरी आंख के सामने लकड़ियां सजाओ, मुझे चिता पर डालो और मेरी आंख के सामने जब तक मैं दम तोड़ूं मुझको फूंक दो, क्योंकि पुलिस जब कैमूर पहाड़ तक पहुंचे उसको सिर्फ मोहन बिंद की राख और राख मिले। और सचमुच ऐसा हुआ। मोहन बिंद जिंदा जला, आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया से जलते हुए गया। वो था कैमूर पर्वत का एक सोशल बैंडिट, वह एक आउटलॉ मोहन राजा, जिसकी बस एक याद रह गई है, जो यह कहता था कि मैं दस्यु नहीं हूं, मैं रमेश शिकरवार की तरह कायर नहीं हूं जो 5 साल के बच्चे का अपहरण करता है, मैं समाज की असमानता का विरोध करता हूं और इसलिए मैं बागी हूं। और ये सोशल बैंडिटरी दरअसल मेरे जहन में इस तरह पैबस्त हुई
क्योंकि चंपारण में जब ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चल रहा था वहां के दस्युओं के विरुद्ध, उस वक्त भी मैं चंपारण के सघन जंगल में घूमता रहा था एक पत्रकार के नाते। और बाद के दिनों में जब मैंने पूर्णकालिक साहित्यिक लेखन शुरू किया तो वही सोशल बैंडिट, वही आउटलॉ का एक कैरेक्टर मेरे मन में रह रहकर घूम रहा था, और वह था मध्य बिहार का इलाका, गया, बोध गया, जहानाबाद का इलाका, वह बुद्धा सर्किट जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। लेकिन वह एमसीसी के नक्सलियों का, एमसीसी के एक्टिविस्ट लोगों का वह अड्डा था, और वह इलाका जहां बुद्ध के संदेश को सारी दुनिया में फैला रहा था, वहीं उसके पैरेलल एक बहुत खौफनाक दुनिया कायम थी। एक पत्रकार के रूप में मध्य बिहार में जो नक्सलियों का, एमसीसी एक्टिविस्ट का जो आलम था, वो मेरे जहन में सबसे ऊपर था। वही सोशल बैंडिट, वही जुल्म के खिलाफ बगावत, जो कभी मोहन बिंद ने मुझे कैमूर पर्वत पर कहा था। और उसी सोशल बैंडिट्री का वह थीम मेरे उपन्यास गयासुर संधान का सबब बना, जिसका नायक अभय वही है, वही सोशल बैंडिट, वही आउटलॉ जो पूरे गया, बोध गया में अत्याचार और अनाचार के खिलाफ में बगावत करता है और एक एक कर जुल्मियों को मौत के घाट उतारता है। मैं अभय से आपकी थोड़ी मुलाकात कराना चाहता हूं। वो गया के अंचल का वह सोशल बैंडिट, वह बागी युवक अभय से जरा मिल लीजिए। खैर, जो भी हो, अभी मैं मध्य रात्रि के अंधकार में अपनी माँ और पिछले किसी जन्म की अपनी माँ की छवि में अनंत उल्लास के संग विलीन हो रहा हूँ, घुल रहा हूँ। मैं अभय। जीवन में इतनी अधिक प्रसन्नता का अनुभव मैंने आज तक नहीं किया था। वैसे भी गया प्रेतात्माओं का तृप्ति और मुक्ति धाम है। प्रेत, आत्मा, मुक्ति और मोक्ष ही यहाँ के जीवन का कारोबार है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही देश भर के लोग गया आते हैं। क्या वास्तविक मरण के बाद आत्मा इतनी ही प्रसन्न होती होगी? एक मासूम शिशु की तरह पुलकित और एक चिड़िया की तरह आत्मलीन हो फुदकती उड़ती होगी? गलत नहीं कहा गया है कि मरकर ही स्वर्ग पाया जा सकता है। अभय मर चुका है, अभय मर चुका है। अभय स्वर्ग की राह में बढ़ता हुआ सुखद सेहरन में है। गया स्टेशन भी मुँह अंधेरे में अभी उन्नीदा सा है। मुझे आज गया का अलग भोर नहीं देखना है। मैं अपने अज्ञात गंतव्य के लिए ट्रेन पर सवार हो चुका हूँ। यह ट्रेन मुझे स्वर्ग ले जाएगी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से खिसक रही है। मैं खिड़की से स्टेशन के समीप के अपने प्यारे मुरली पहाड़ को हसरत से देख रहा हूँ। विराट भालू की तरह लेटा है मुरली पहाड़। अब जिस दिन महाबली का अंत करना होगा उसी दिन गया आऊँगा और उसके बाद सदैव से अपने दुखों के साथ ही मुरली पहाड़ पर भी जाऊँगा। अस्थायी रूप से दग्ध मुरली पहाड़ के अधिकांश पत्थरों के स्याह बदरंग धब्बों को मैं निकट से जानता हूँ। ये धब्बे अलौकिक हैं जो कभी मनुष्य की विभिन्न भंगिमाओं जैसे लगते हैं, कभी हमारे बहुत पुराने कपड़ों की तरह, तो कभी युद्ध के प्राचीन दृश्य और मुक्ति के वास्ते जारी आर्तनाद की तरह। इस जुड़वा नगर गया बोध गया को महाबली से मुक्ति दिलाकर ही मैं अपने प्यारे मुरली पहाड़ से मिलूंगा और कहूँगा कि मैंने अपना संकल्प पूरा किया। बस अब प्रतीक्षा है तो उसी दुर्लभ मुहूर्त की। गयासुर संधान उपन्यास जब मैं लिख रहा था तो मेरे जहन में मोहन बिंद का वही आखिरी क्षण कौंध रहा था। मेरे मन में एक सवाल था कि मेरे उपन्यास का यह नायक अभय आखिर अपना अंत कहां पाएगा। बरबस मुझे याद आई मोहन बिंद की वह घटना जब उसने उखड़ती सांस के साथ अपने साथियों से कहा था, मेरी चिता मेरी आंखों के सामने सजाओ। और मुझे लगा अभय के लिए अंत मुझे मिल गया है।
भोलेनाथ मंदिर पर सभी जुट गए हैं, मुरली पहाड़ के समस्त निवासी। पर इनके आने के ऐन पहले मैंने अपने तेज धार वाले चमकते प्रिय लंबे चाकू का अपने पेट, सीने और गले पर भरपूर इस्तेमाल कर लिया है। अपने ही रक्त के कुंड में मैं डूब उतरा रहा हूँ। इस सर्वसहा मुरली पहाड़ ने बहुत कुछ सहा है, यह मेरे रक्त को भी सह लेगा। लकड़ियों को चिता बनाकर जल्दी से मुझे फूंक दो, वरना मैं जानता हूँ कि अगर मेरा शव पुलिस के हाथों पड़ गया तो मेरे गले में रस्सा बांध कर गया से बोधगया तक मुझे सड़कों पर घसीटा जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि एक पुलिस वाले को मारने का देखो क्या हश्र होता है। मैं नीम बेहोशी में जा रहा हूँ, मुझे चिता पर डाल दिया गया है। मुझे लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ, मुझ पर मिट्टी तेल छिड़को, जल्दी आग लगाओ मेरी चिता को, पुलिस के आने तक मुझे फूंक दो। ऐसा करो कि पुलिस को बस मेरी राख मिले। अपनी गहन तंद्रा की बची खुची सांसों में मैं महसूस कर रहा हूँ कि अपनी लगवाई चिता में मैं धू धू कर जल रहा हूँ। इतने दिनों से बिना आग के जल रहा था, पर आज सिर्फ मेरा शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा भी चिता पर है। मुझे लग रहा है कि मेरे आखिरी शब्द हैं कि पुलिस को बताना कि महाबली राय बम भोला चौधरी को मैंने मारा था और भोलेनाथ मंदिर के कोने में पड़े झोले में मरांडी उर्फ राणा तथा डीएसपी सुंदर लाल का मस्तक पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि मेरा संपूर्ण शरीर जलकर राख हो चुका है, मात्र मस्तक जलना बाकी है। गोलियों की तरतराहट की आवाज़ बहुत समीप आ गई और अब मृत्यु के तट पर पांव रखते हुए मुझे लग रहा है कि मुरली पहाड़ी के समस्त निवासी मेरी चिता को घेर कर पंचम सुर में लगातार विकल स्वर में उद्घोष कर रहे हैं, अभयासुर की जय, अभयासुर अमर रहे, अमर अमर।